नमस्कार। आज के इस अंक में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की बात करने वाले हैं। जी, हम बात करेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व की। एक ऐसा समय जब भारत में बड़े बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हो रहे थे। और इन बदलावों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 1, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन सी जातक कथाएं या ऑप्शन डी अभिधम्म पिटक। देखिए, ये सभी ग्रंथ बौद्ध साहित्य का हिस्सा हैं। पर सवाल ये है कि 16 महाजनपदों की जो एक व्यवस्थित सूची है वो कहाँ मिलती है? सही, जैसे विनय पिटक में तो संघ के नियम हैं। बिल्कुल। और जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। अभिधम्म पिटक दर्शन से जुड़ा है। तो जो व्यवस्थित सूची है वो हमें अंगुत्तर निकाय में ही मिलती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब आते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न संख्या 2, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? ऑप्शन ए मगध, बी कुरु, सी काशी या डी मत्स्य। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है क्योंकि ज्यादातर लोगों के दिमाग में सीधे मगध का नाम आता है। हाँ, क्योंकि बाद में तो मगध साम्राज्य सबसे बड़ा बना। सही बात। लेकिन यहाँ बात हो रही है शुरुआती दौर की, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ की। उस समय अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए काशी सबसे आगे था। अच्छा, तो शुरुआत में काशी सबसे शक्तिशाली था? जी हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए, अब काशी से जुड़ा अगला सवाल। प्रश्न संख्या 3, काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है ए चंपा, बी वाराणसी, सी श्रावस्ती या डी कौशाम्बी। इसमें अगर हम बाकी विकल्पों को देखें तो चंपा अंग की राजधानी थी। और श्रावस्ती कोसल की। बिल्कुल। और कौशाम्बी थी वत्स की राजधानी। तो बचता है वाराणसी, जो वरुणा और 80 नदियों के बीच बसी थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए श्रावस्ती, बी साकेत, सी वाराणसी या डी चंपा। अभी हमने बात की थी कि वाराणसी काशी की और चंपा अंग की राजधानी थी। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब बचे श्रावस्ती और साकेत। दोनों ही कोसल के प्रमुख नगर थे। लेकिन मुख्य राजधानी श्रावस्ती को ही माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। क्या? शासन प्रणाली के बारे में। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? ऑप्शन ए मगध, बी काशी, सी वज्जी या डी अंग। देखिए, मगध, काशी और अंग ये तीनों शक्तिशाली राजतंत्र थे। मतलब वहां राजा का शासन था। लेकिन एक ऐसा भी था जहां गणतंत्र था। हाँ, और वो था वज्जी। वज्जी असल में 8 कुलों का एक संघ था, एक तरह का गणराज्य जहां शासन प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था। ये तो बहुत ही उन्नत व्यवस्था थी उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6, महावस्तु ग्रंथ में सिबी और दशार्ण किनके स्थान पर मिलते हैं? ऑप्शन ए कुरु और पांचाल, बी गांधार और कंबोज, सी अंग और मगध, डी मत्स्य और सुरसेन। ये सवाल महाजनपदों की सूची में मिलने वाली एक भिन्नता के बारे में है। अच्छा। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की एक सूची है, लेकिन उसमें उत्तर पश्चिम के 2 महाजनपद गांधार और कंबोज, हाँ, उन्हीं के स्थान पर सिबी और दशार्ण का उल्लेख मिलता है। ये शायद क्षेत्रीय विभिन्नताओं को दिखाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब एक बुनियादी सवाल। प्रश्न संख्या 7, 16 महाजनपदों का उदय किस काल में हुआ? ऑप्शन है ए छठी शताब्दी ईसा पूर्व, बी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, सी 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व या डी 1वीं शताब्दी ईसवी। इसका जवाब उस दौर की तकनीकी क्रांति से जुड़ा है। लोहे के इस्तेमाल से? बिल्कुल। लोहे के व्यापक प्रयोग और कृषि के विकास के कारण बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ, और ये सब हुआ छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसी को द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, गौतम बुद्ध के समय के प्रमुख नगरों में कौन सा शामिल था? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी श्रावस्ती, सी उज्जैन या डी पाटलिपुत्र। ये सभी नगर महत्वपूर्ण थे, लेकिन सवाल बुद्ध के समय के प्रमुख नगरों में से एक के बारे में है। और बुद्ध से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ। हाँ,
श्रावस्ती कोसल की राजधानी थी और बुद्ध ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं बिताया था। पाटलिपुत्र की स्थापना तो बाद में हुई। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब शब्द के अर्थ पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9। महाजनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए छोटा राज्य, बी महान राज्य, सी नगर या डी ग्राम। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, जनपद मतलब लोगों के बसने का स्थान, और महा मतलब महान या बड़ा, तो सीधा सा अर्थ हुआ महान राज्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी। एक और राजधानी का सवाल। प्रश्न संख्या 10। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है ए राजगृह, बी वैशाली, सी चंपा या डी कौशाम्बी। इसमें भी हम बाकी विकल्पों को हटा सकते हैं। राजगृह मगध की पुरानी राजधानी थी, वैशाली वज्जीसंघ की और कौशाम्बी वत्स की। तो बचा चंपा। हाँ, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जो अपने समय में व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब विषय बदलते हैं और आते हैं लिपियों पर। प्रश्न संख्या 11। भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी, बी खरोष्ठी, सी ब्राह्मी या डी शारदा। देखिए, देवनागरी और शारदा लिपियां तो बहुत बाद में विकसित हुई। खरोष्ठी भी प्राचीन है, लेकिन ब्राह्मी को ज्यादातर भारतीय लिपियों की जननी माना जाता है। बिल्कुल, और अशोक के अभिलेखों में इसका प्रमुखता से मिलना इसे सबसे प्राचीन सिद्ध करता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। और इसी से जुड़ा अगला सवाल। प्रश्न संख्या 12। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसे है? ऑप्शन है ए विलियम जोन्स, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी जेम्स प्रिंसेप या डी जॉन मार्शल। ये सभी विद्वान भारतीय इतिहास के अध्ययन से जुड़े हैं, लेकिन वो एक व्यक्ति जिसने इस पहेली को सुलझाया, वो थे जेम्स प्रिंसेप। हाँ, 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को पढ़ा था। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब लिपि की दिशा के बारे में। प्रश्न संख्या 13। ब्राह्मी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? ए दाएं से बाएं, बी बाएं से दाएं, सी ऊपर से नीचे या डी नीचे से ऊपर। दाएं से बाएं तो खरोष्ठी और अरबी फारसी जैसी लिपियां लिखी जाती हैं। तो ब्राह्मी हमारी आज की देवनागरी की तरह ही? जी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। और अब दूसरी लिपि की बात। प्रश्न संख्या 14। खरोष्ठी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? ऑप्शन ए बाएं से दाएं, बी दाएं से बाएं, सी दोनों या डी ऊपर से नीचे। तो ये ब्राह्मी के ठीक विपरीत थी, मतलब दाएं से बाएं। हाँ, इसका प्रभाव अरामाइक लिपि से माना जाता है और ये भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में ज्यादा प्रचलित थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब अशोक के अभिलेखों पर वापस आते हैं। प्रश्न संख्या 15। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? ऑप्शन ए खरोष्ठी, बी यूनानी, सी ब्रह्मी या डी अरामाइक। जैसा अभी हमने जिक्र किया, अशोक के अभिलेख खरोष्ठी, यूनानी और अरामाइक में भी मिलते हैं, खासकर सीमांत इलाकों में। बिल्कुल, लेकिन साम्राज्य के जो ज्यादातर हिस्सों में अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। एक बहुत ही तथ्यात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। ललित विस्तार ग्रंथ में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ए 18, बी 22, सी 50 या डी 64। ये उस समय की लेखन कला की विविधता को दिखाता है। सोचकर ये हैरानी होती है। हाँ, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में प्राचीन भारत में प्रचलित 64 प्रकार की लिपियों का उल्लेख मिलता है। 64? जी, सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब बात करते हैं भाषाओं की। प्रश्न संख्या 17। वेदों की भाषा क्या है? ऑप्शन ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत या डी अपभ्रंश। पाली और प्राकृत तो जनभाषाएं थी जिनका इस्तेमाल बौद्ध और जैन धर्मों में हुआ। और अपभ्रंश तो मध्यकाल में आई। सही। वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में हुई, जो हमारे आज की लौकिक संस्कृत से भी पुरानी है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब आते हैं बौद्ध ग्रंथ पर। प्रश्न संख्या 18। त्रिपिटक की भाषा क्या है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत या डी हिंदी। देखिए, बौद्ध धर्म अपनी शिक्षा आम लोगों तक पहुंचाना चाहता था, तो उन्होंने विद्वानों की भाषा संस्कृत की जगह उस समय की जनभाषा को अपनाया, और वो भाषा थी पाली। इसलिए त्रिपिटक की रचना पाली में हुई। सही उत्तर है ऑप्शन बी। और इसी तरह प्रश्न संख्या 19
जैन आगम ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत या डी तमिल। जैसे बौद्धों ने पाली को अपनाया, वैसे ही जैनों ने भी एक लोक भाषा को अपनाया। तो उन्होंने प्राकृत को चुना। जी हाँ, जैन धर्म के शुरुआती साहित्य के लिए मुख्य रूप से प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया गया। जी हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब आते हैं आधुनिक भाषाओं की जड़ पर। प्रश्न संख्या 20। अपभ्रंश किसकी जननी मानी जाती है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी आधुनिक भारतीय भाषाएं या डी फारसी। भाषा के विकास का एक क्रम है, पहले संस्कृत, फिर पाली और प्राकृत, और उसके बाद अपभ्रंश। बिल्कुल, और इसी अपभ्रंश से हिंदी, बांग्ला, गुजराती जैसी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। तो अपभ्रंश इन सबकी जननी हुई। हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब चलते हैं दर्शन की दुनिया में। जरूर। प्रश्न संख्या 21। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ए गौतम, बी कपिल, सी कर्णाद या डी जैमिनी। ये षड दर्शन का सवाल है। इसमें गौतम, न्याय, कणाद, वैशेषिक और जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो सांख्य दर्शन के हुए महर्षि कपिल। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। और सांख्य का व्यवहारिक पक्ष। प्रश्न संख्या 22। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए पतंजलि, बी जैमिनी, सी शंकराचार्य या डी रामानुज। जैमिनी तो मीमांसा से जुड़े हैं, शंकराचार्य और रामानुज वेदांत के आचार्य हैं। तो योग को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय पतंजलि को जाता है। बिल्कुल, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला दर्शन। प्रश्न संख्या 23। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ए कपिल, बी कणाद, सी गौतम या डी बादरायण। ये दर्शन तर्कशास्त्र यानी लॉजिक पर आधारित है। कपिल सांख्य, कणाद वैशेषिक और बादरायण वेदांत सूत्र से जुड़े हैं। तो इसका सही जवाब है गौतम। हाँ, अक्षपाद गौतम। सही उत्तर है ऑप्शन सी। और अब वो दर्शन जिसमें परमाणु की बात है। प्रश्न संख्या 24। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए जैमिनी, बी गौतम, सी कर्णाद या डी कपिल। जैसा कि हमने पहले भी बात की है, गौतम न्याय और कपिल सांख्य से जुड़े हैं। और जैमिनी मीमांसा से? तो बचते हैं महर्षि कणाद, जिन्हें परमाणु सिद्धांत का श्रेय भी दिया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। षड दर्शन की अगली कड़ी। प्रश्न संख्या 25। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए शंकराचार्य, बी रामानुज, सी जैमिनी या डी मध्व। शंकराचार्य, रामानुज और मध्व ये तीनों ही वेदांत के महान आचार्य हैं। तो मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, उसके प्रतिपादक महर्षि जैमिनी हैं। यह वेदों के कर्मकांडीय भाग की व्याख्या करता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। दर्शन से ही जुड़ा एक और सवाल। प्रश्न संख्या 26। उपनिषदों की पारंपरिक संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन है ए 52, बी 100, सी 108 या डी 120। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, यानी वेदों का अंतिम भाग। और इनकी संख्या तो बहुत है, लेकिन एक पारंपरिक संख्या भी है। हाँ, मुक्तिकोपनिषद में उनकी पारंपरिक और प्रामाणिक संख्या 108 बताई गई है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब फिर से अभिलेखों पर लौटते हैं। प्रश्न संख्या 27। देवानाम प्रिय उपाधि किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी, बी खरोष्ठी, सी ब्राह्मी या डी अरामाइक। ये उपाधि सम्राट अशोक ने अपनाई थी, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। और ये हमें उनके अभिलेखों में मिलती है। और जैसा कि हम जानते हैं, अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे। सही उत्तर है ऑप्शन सी। भाषाओं से जुड़ा एक और प्रश्न। प्रश्न संख्या 28। प्राकृत भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किस धर्म में हुआ? ए वैदिक, बी बौद्ध, सी जैन या डी शैव। वैदिक धर्म में तो संस्कृत का प्रयोग हुआ। और बौद्ध धर्म में हमने देखा कि पाली का ज्यादा प्रयोग हुआ। बिल्कुल। तो बचता है जैन धर्म, जिसने अपने शुरुआती आगम ग्रंथों और शिक्षाओं के लिए मुख्य रूप से प्राकृत भाषा को ही अपनाया। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब भारतीय संस्कृति के मूल पर एक सवाल। प्रश्न संख्या 29। भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या मानी जाती है? ए भौतिकवाद, बी सहिष्णुता, सी साम्राज्यवाद या डी उपभोगवाद। देखिए, भौतिकवाद या साम्राज्यवाद कभी भी भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श नहीं रहे। तो जो चीज भारत को जोड़ती है वो है विभिन्न धर्मों, विचारों और जीवन शैलियों को एक साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति, यानी सहिष्णुता। सही उत्तर है ऑप्शन बी। शिक्षा के क्षेत्र से एक प्रश्न।
प्रश्न संख्या 30। प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी विक्रमशिला या डी वल्लभी। नालंदा और विक्रमशिला तो गुप्तकाल और उसके बाद बहुत प्रसिद्ध हुए। लेकिन सवाल सबसे प्राचीन और प्रमुख केंद्र का है। हाँ, तो मौर्य काल और उससे भी पहले तक्षशिला ज्ञान विज्ञान का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब बौद्ध धर्म से जुड़ा एक पारिभाषिक शब्द। प्रश्न संख्या 31। बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या है? ए ग्रंथ, बी पूजा, सी भिक्षुओं का समुदाय या डी मठ। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ग्रंथ तो धम्म का हिस्सा है, मठ रहने की जगह है। संघ का जो मूल अर्थ है वो है भिक्षु और भिक्षुणियों का संगठित समुदाय। डी सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब कला पर एक सवाल। प्रश्न संख्या 32। गुप्त काल को किस कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ए चित्रकला, बी स्थापत्य, सी मूर्तिकला या डी नृत्य। वैसे तो गुप्त काल में सभी कलाओं का विकास हुआ, लेकिन एक कला अपने शिखर पर पहुंच गई थी, और वो थी मूर्तिकला। बिल्कुल। सारनाथ शैली की बुद्ध मूर्तियां इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उनमें जो दिव्यता और सौंदर्य है, उसी के कारण इसे मूर्तिकला का स्वर्ण युग कहते हैं। जी। सौंदर्य शास्त्र से जुड़ा एक सवाल। प्रश्न संख्या 33। रस सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है ए नाट्यशास्त्र, बी अर्थशास्त्र, सी कामसूत्र या डी बृहत संहिता। अर्थशास्त्र राजनीति पर है, कामसूत्र जीवन शैली पर। तो रस सिद्धांत का स्रोत क्या है? कला में जो भावनात्मक अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, और इसका सबसे पहला और विस्तृत विवेचन भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारतीय दर्शन का एक और मूल विचार। प्रश्न संख्या 34। पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। ये मानव जीवन के 4 मौलिक लक्ष्य माने गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बिल्कुल। तो इनकी कुल संख्या हुई 4। जी। और अब आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न संख्या 35। भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन ए राजनीति, बी साझा मूल्य, सी एक भाषा या डी एक जाति। भारत में राजनीतिक एकता हमेशा नहीं रही। यहाँ अनेक भाषाएं और जातियां हैं। तो विविधता में एकता का आधार क्या है? वो हैं कुछ साझा नैतिक और दार्शनिक मूल्य, जैसे सहिष्णुता, पुरुषार्थ, कर्म का सिद्धांत। यही वो धागा है जो सबको एक साथ पिरोता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी।